हमने आपकी जो आउटलाइन है उसमें मेजोरिटी जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं इंशाल्लाह। स्ट्रक्चर्स रह गए हैं और फंक्शंस के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, रिकर्जन वगैरह। वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट सेशन में उसको देख लेंगे। अम, म- में एक या दो सेशन और इंशाल्लाह रह गए हैं, फाइनल्स भी करीब है आपके। तो स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या होता है, हमने लास्ट सेशन में पॉइंटर्स पढ़े थे। अगर आप लोगों ने उसमें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो रिकॉर्डिंग मैंने शेयर की थी, वो आप देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉइंटर्स का, और समझ भी अक्सर बच्चों को नहीं आता, तो लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा, अब जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये बेसिकली ये भी एक कह लो कि डाटा टाइप ही है। लेकिन ये बिल्ट इन डाटा टाइप नहीं है, ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। ठीक है, यानी हम खुद से एक कह लो कि एक स्ट्रक्चर, एक डाटा टाइप बना रहे होते हैं। ठीक है। अरे में तो ये होता था ना कि सिमिलर डाटा टाइप की जो एलिमेंट्स हैं वही आप सिर्फ ग्रुप कर सकते थे। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि डिफरेंट डाटा टाइप्स को आप एक यूनिट में इंक्लोज कर देते हो। ठीक है। स्ट्रक्चर्स क्या होता है कि बेसिकली डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं, आप उसको एक यूनिट बना देते हो। मिसाल के तौर पे इसको आप इस एग्जांपल से समझो। लाइक एक स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट की आईडी होगी, स्टूडेंट का मार्क्स होंगे, जीपीए होगा उसका। ठीक है, उसकी यूनिवर्सिटी होगी। तो एक स्टूडेंट के साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज रिलेटेड है। अब क्या ऐसा मैं करूं कि या तो मेरे पास ये तरीका है कि हर प्रॉपर्टी, हर स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक के लिए मैं अलग से एक वेरिएबल बनाऊं, नाम का अलग से बनाऊं, फिर रोल नंबर का अलग से बनाऊं, मार्क्स का अलग से बनाऊं, यूनिवर्सिटी का अलग से बनाऊं। और इस तरह मेरे पास हजारों स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड लगेंगे, बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ अपना एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बना लेता हूँ स्टूडेंट के नाम से। ठीक है। और उस स्टूडेंट की जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है उसको मैं कुछ प्रॉपर्टीज दे देता हूँ जो मुझे रिक्वायर्ड है। और फिर उस जो मैंने डाटा टाइप जो मैंने बनाया होगा उससे मैं फिर जितने मर्जी वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर कर सकता हूँ। अब इसको ना प्रैक्टिकल समझते हैं कैसे होता है। अच्छा, अब ये सिंपल सा एक मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर को जब हम डिक्लेयर करना है तो उसका तरीका क्या होता है ना। ठीक है, सिंटेक्स क्या है। तो आपने सबसे पहले एक कीवर्ड लिखना है स्ट्रक्ट का। उसके बाद जो आपने स्ट्रक्चर बनाना है, जो नाम आप देना चाह रहे हो, ठीक है, कोई भी अपनी मर्जी का, वो आपने नाम लिख देना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का हम बना रहे हैं तो हमने स्टूडेंट का नाम लिख दिया। एम्प्लॉय का बना रहे हैं तो यहाँ हम एम्प्लॉय लिख देंगे। कोई भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, अपनी मर्जी का यहाँ पर एक नाम लिख देंगे। और ये नाम लिखने के वही रूल्स हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जो वेरिएबल्स के, फंक्शंस के नाम के रूल्स हैं। ठीक है। उसके बाद हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस। ठीक है। कर्ली ब्रेसेस जो है इसके अंदर फिर हम वो एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं जो कि उस स्ट्रक्चर या उस स्टूडेंट जो हमने बनाया है उसको उसके साथ अटैच्ड है। फॉर एग्जांपल उसका नाम है, उसका रोल नंबर है, उसके मार्क्स है। अब इसके अंदर जितने भी इनको वैसे टेक्निकली डाटा मेंबर्स कहते हैं। ठीक है, डाटा मेंबर्स। जितने भी अब अंदर मेंबर्स हैं ना, उनका एक नाम होगा क्योंकि वो वेरिएबल्स हैं, और साथ उसकी डाटा टाइप होगी। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम है, इंट रोल नंबर है, और फ्लोट मार्क्स है। और जब स्ट्रक्चर हमने बना लिया तो उसको एंड पर सेमीकोलन लगा के हमने उसका क्लोज कर दिया। तो ये एक बेसिक सा सिंटैक्स है स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का। यहाँ तक कोई मसला? अब हम जब स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो अब मेन फंक्शन में आकर अब क्या हुआ है कि अब हमने क्या किया है, एक स्टूडेंट नाम का एक एक डाटा टाइप बना लिया है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम क्या करते थे, कुछ बिल्ट इन डाटा टाइप थी हमारे पास। इंट एक बिल्ट इन डाटा टाइप है, हम इसका एक वेरिएबल बनाते हैं एक्स। ठीक है। हाँ, इसी तरह करेक्टर एक बिल्ट इन डाटा टाइप है, इसका एक वेरिएबल हम बना लेते हैं ए। स्ट्रिंग एक बिल्ट इन डाटा टाइप है, इसका एक वेरिएबल हम बना लेते हैं नेम। ठीक है। इसी तरह अब मैंने क्या किया है, ये जो स्टूडेंट है ना, ये एक मैंने अपनी डाटा टाइप बना ली है। ठीक है। और ये भी अब मैं इसका भी अपनी मर्जी का एक वेरिएबल बना सकता हूँ। यानी इधर मैं लिखूंगा स्टूडेंट, और यहाँ मैंने लिख लिया S1। यानी S1 वेरिएबल का नाम है और स्टूडेंट मेरी उस वेरिएबल की डाटा टाइप है। बस फर्क ये है कि इंट, करेक्टर, स्ट्रिंग ये बिल्ट इन डाटा टाइप्स है, और ये जो मेरा स्टूडेंट है ये मेरी खुद से डिफाइन की हुई डाटा टाइप है, यानी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। लेकिन सिंटेक्स वगैरह चीजें, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक हो गया। अब स्ट्रक्चर्स को कैसे, हमने जो स्ट्रक्चर्स के अंदर डाटा मेंबर्स हैं उनको हमने कैसे एक्सेस करना है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें थी, एक नाम था, एक रोल नंबर था, एक मार्क्स था। और हमने स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है S1, हम उसको यूज करते हुए अब हम इन प्रॉपर्टीज को, इन डाटा मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने नेम को अगर एक्सेस करना है तो S1 डॉट नेम लिखेंगे।
ठीक है। और अगर हमने रोल नंबर को एक्सेस करना है तो S1 डॉट रोल नंबर लिखेंगे, अगर हमने मार्क्स को एक्सेस करना है तो S1 डॉट मार्क्स लिखेंगे। और आगे जो भी हमने वैल्यू इनिशियलाइज करनी है वो हम वैल्यू दे देंगे। अब इसको मैं एक पूरा प्रोग्राम एक ही दफ़ा इसमें लिखा हुआ है, अब इसको रन करके भी देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या किया, उसी तरह एक स्ट्रक्चर बना लिया स्टूडेंट के नाम का। उसके अंदर मैंने उसके डाटा मेंबर्स दे दिए, एक नेम, एक रोल नंबर, एक मार्क्स। ठीक है। अब मैंने अपने मेन फंक्शन में आया। वो जो मेरी स्टूडेंट डाटा टाइप जो मैंने बनाई थी, जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, उसका एक मैंने वेरिएबल S1 डिक्लेयर कर दिया। मेरी मर्जी है, मैं जितने मर्जी जिस वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँ, S1, S2, S3, ठीक है, जितने मर्जी कर सकते हो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंट के हम XYZ जितने मर्जी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब मैंने क्या किया कि अब क्या हुआ कि हर जितने मैंने वेरिएबल बनाए हैं, अब ये मेमोरी में क्या हो रहा है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल जब हम लिखते थे इंट एक्स, तो मेमोरी में क्या होता था कि एक्स नाम का एक वेरिएबल बन जाता था। ठीक है। अब मैंने जब स्टूडेंट S1 लिखा है, तो S1 नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा। लेकिन उस वेरिएबल का डिफरेंस ये होगा कि उस वेरिएबल में तीन चीजें होंगी, तीन कह लो के स्पेसिंग होगी। एक नेम के लिए होगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, एक रोल नंबर के लिए होगा, और एक मार्क्स के लिए होगा। ठीक है। क्योंकि इसमें तीन डाटा मेंबर्स थे ना, तो जितने मर्जी डाटा मेंबर्स हों तो उस हिसाब से मेमोरी में मेरी स्पेस एलोकेट हो जाएगी। फिर इसी तरह एक S2 जो मेरा दूसरा वेरिएबल है, उसके लिए भी इसी तरह एक स्पेस एलोकेट हो जाएगी, और उसके अंदर फर्दर तीन जो है वो चीजें होंगी। ठीक है। और जितने मेरे S3 तीसरा वेरिएबल है, उसके लिए भी ऐसे ही हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है कि मैंने क्या कहा कि अब S1 का नाम है, ठीक है, अब स्टूडेंट वन है, उसका मैं चाहता हूँ उसका नाम यूजर से लूँ, तो मैंने क्या किया, S1 डॉट नेम करके यूजर से मैंने इनपुट ले लिया। फिर इस तरह मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने यूजर से रोल नंबर इनपुट लेना है तो S1 डॉट रोल नंबर करके, और इसी तरह S1 डॉट मार्क्स करके मैंने इनपुट ले लिया। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जो डाटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करने का तरीका क्या है, हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है। और जिस स्टूडेंट के लिए हम जिस वेरिएबल के लिए हमने करना है, उस वेरिएबल का नाम के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने S1 के लिए करना है तो S1 डॉट नेम, अगर हमने S2 के लिए करना है तो S2 डॉट नेम, अगर S3 के लिए करना है तो S3 डॉट नेम। और हमने उस स्टूडेंट का कौन सा डाटा मेंबर एक्सेस करना है, नेम करना है, रोल नंबर करना है, या मार्क्स करने हैं। ठीक है। तो इस तरह हम सी इन भी करवा सकते हैं, और इसी तरह हम जो है वो नेक्स्ट मैंने क्या किया, सी आउट भी करा सकते हैं। ठीक है, इसको रन करके भी देख लेते हैं। यहाँ तक कोई मसला किसी को? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा। देखिए, मैंने अभी से कोड को रन किया, तो मैंने क्या कहा था कि S1 डॉट नेम, वो अब मुझसे नेम पूछ रहा है, तो किस वेरिएबल का पूछ रहा है, S1 का। तो यहाँ मैं कोई भी नेम एंटर कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट उसने रोल नंबर पूछा, नेक्स्ट उसने मार्क्स पूछे। ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये मेरा डाटा चला गया S1 वेरिएबल के नेम, रोल नंबर और मार्क्स में। और आगे उसने फिर इंफॉर्मेशन जो है वो जो है वो शो भी करवा दिया है कि उसका नाम क्या है, उसकी मार्क्स क्या, ID क्या है, और उसके मार्क्स क्या है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसको कमेंट कर देते हैं। अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होता है, जिस तरह अरे हम बनाते थे किसी भी डाटा टाइप के लिए, इंट के लिए, फ्लोट के लिए, करेक्टर के लिए, इस तरह जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर भी आपकी एक डाटा टाइप है ना, यूजर डिफाइंड, तो उसके लिए भी आप अरे बना सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने स्टूडेंट के लिए स्ट्रक्चर तो डिफाइन कर दिया कि स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट के मार्क्स हैं, स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट का जीपी है, बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे डाटा मेंबर्स आप लिख सकते हो। ठीक है। अब स्टूडेंट एक तो नहीं है ना, स्टूडेंट बहुत सारे हैं। तो अब बहुत सारे जब वेरिएबल्स होते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम अरे यूज करते हैं। तो यहाँ वही काम कर रहे हैं कि हमने एक स्टूडेंट जस्ट जो स्ट्रक्चर बनाया है उसकी हम अरे डिक्लेयर कर देते हैं, और अरे का साइज हमने अपनी मर्जी से जितने स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तीन स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने तीन साइज की एक अरे डिक्लेयर कर दी है।
ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम किसी भी डेटा टाइप की अरे डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल इंट की मैं यहाँ पर अरे डिक्लेयर करता हूँ, तो क्या करता हूँ यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखता हूँ, साइज लिखता हूँ अरे का। ठीक है, तो इस तरह मैं अरे डिक्लेयर करता हूँ अपनी नॉर्मली। तो यहाँ पर जो मैंने अरे डिक्लेयर किया है वो फर्क क्या है कि इंट की जगह मैंने जो अपनी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है स्टूडेंट की, वो लिख ली है। और आगे मैंने क्या लिखा, अपनी अरे का नाम। ठीक है, और आगे मैंने अरे का साइज लिख दिया कि तीन जो है उसमें स्टूडेंट्स होंगे। अब आगे जो अरे में हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो लूप्स का, वो वही पुराने वाले ही है कि जब भी अरे यूज होती है तो साथ लूप्स का जरूर यूज होते हैं। चाहे हम अरे की इनपुट ले रहे हैं, चाहे हम आउटपुट कर रहे हैं, या अरे पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम लाजमी जो है वो फॉर लूप यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि यूजर से अब फॉर एग्जांपल अब हमारे पास क्या है, तीन स्टूडेंट्स है ना। तो हम क्या करेंगे, जो लूप है वो चलाएंगे 0 से लेकर 3 तक, यानी जितना अरे का साइज होता है हम उतनी लूप चलाते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर से जो है वो स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर लूँ, क्योंकि मेरे पास दो ही डाटा मेंबर से, एक नेम और रोल नंबर। तो सबसे पहले तो मैंने सी आउट करा दिया कि एंटर नेम एंड रोल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट सीन में मैंने क्या कराया कि एस। ठीक है, और इंडेक्स क्या है, आई। आई क्या होगा यहाँ पर, 0 1 2। ठीक है, तीन इंडेक्स हैं, 0 1 2। तो सबसे पहले जब ये लूप चलेगा तो आई की जगह 0 आ जाएगा, यानी 0th इंडेक्स पे जो स्टूडेंट है। मैं इसको अगर ड्रॉ करता हूँ समझाने के लिए, तो ये किस तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास अरे बन चुकी है, इस अरे में तीन आपके पास इंडेक्स हैं, 0 1 2। ठीक है, यानी कि अब आपके पास इस अरे का क्या नाम है, हमने यहाँ पर एस जो है अरे का नाम डिक्लेयर किया था। अब हर जो एलिमेंट है उसके फर्दर तीन पोर्शन हैं, यानी हर ये जो एक आपका बॉक्स है अरे का एलिमेंट है, एक इंडेक्स है, इसके सॉरी तीन ही, दो इसे हैं। एक नेम के लिए है और एक इसके लिए है, इसको मैं दूसरा कलर से करता हूँ। एक नेम के लिए है और एक रोल नंबर के लिए। इसी तरह इस इंडेक्स के भी दो पोर्शन, एक नेम के लिए और एक रोल नंबर के लिए। इस तरह इसके भी दो पोर्शन है, एक नेम के लिए, एक रोल नंबर के लिए। अब फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगी तो आई की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एस जीरो का मतलब है कि आपके पास जो अरे का 0th इंडेक्स है, यानी ये वाला जो इंडेक्स है इसकी बात हो रही है। यानी जो अरे का पहला इंडेक्स है, 0th इंडेक्स है, इसकी बात हो रही है। डॉट नेम का मतलब है कि इसमें जो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसकी बात हो रही है। हमने इसको एक्सेस किया, तो वो हम यूजर से इनपुट ले लेंगे। उसके बाद एस आई यानी S0 डॉट रोल नंबर, इस वाले पोर्शन की बात हो रही है। ठीक है, यानी उसके रोल नंबर की स्टूडेंट की बात हो रही है, तो हम यूजर से ये हम इनपुट ले लेंगे। फिर लूप दोबारा जब चलेगा नेक्स्ट टाइम, तो ये इंडेक्स +1 होने की वजह से 1 पे आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर आई की जगह 1 आ जाएगा, तो हम इसकी इनपुट लेंगे नेम और रोल नंबर की, और इसी तरह ट्रू के केस में भी यही होगा। और जब हमने सी आउट भी कराना है तो सी आउट भी इसी तरह कराएंगे, लूप चलाएंगे 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, और SI डॉट नेम और SI डॉट रोल नंबर को हम सी आउट करा देंगे। इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो ये एंटर नेम एंड रोल नंबर, ठीक है, किस स्टूडेंट के लिए मांग रहे हैं, फर्स्ट स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम लूप चल रही है। तो मैंने नेम एंटर किया और रोल नंबर एंटर कर दिया, 1 2 3। ठीक है, फिर अब दोबारा वो मुझसे मांग रहे हैं सेकंड स्टूडेंट के लिए, और इसी तरह आप थर्ड स्टूडेंट के लिए वो मुझसे मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने तीन स्टूडेंट्स का आईडी और नेम और आईडी एंटर की, और उसके बाद उसने तीनों स्टूडेंट का जो डाटा है वो मुझे सी आउट करा दिया। क्लियर है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, एक हम खुद से डाटा टाइप बना रहे हैं। क्योंकि जो पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा टाइप्स हैं वो स्पेसिफिक है, कि अगर इंट है तो सिर्फ इंटीजर के लिए यूज हो सकती है, करेक्टर है तो सिर्फ करेक्टर ही डाटा टाइप है, फ्लोट है तो सिर्फ फ्लोट है। अब मैं चाह रहा हूँ मैं एक ऐसी डाटा टाइप बनाऊं जिसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स आ सकती हैं, इंट भी उसमें आ सकता है, फ्लोट भी आ सकता है, करेक्टर भी। तो मैं उसको कह लेता हूँ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है, या उसको कह देते हैं स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसी तरह आगे चल के आप सेकंड सेमेस्टर में, बल्कि सॉरी आपका थर्ड सेमेस्टर होगा, उसमें ऊप पढ़ेंगे ना। तो उसमें भी बेसिकली स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स जो ऊप है वो नहीं पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो ऊप की जो बेसिस है वो यही स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि उसमें आप आगे चल के क्लासेस बनाएंगे ना। तो क्लासेस बेसिकली स्ट्रक्चर्स की एक एडवांस फॉर्म आप उसे कह लो। तो इसलिए स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रक्चर दोबारा रिपीट करूँ, क्या क्या है, एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, उसमें आप अपनी मर्जी से डाटा मेंबर्स रख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इंप्लॉय का स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसके डाटा मेंबर्स उस हिसाब से क्या होंगे, नेम हो जाएगा, एम्प्लॉय आईडी हो जाएगी, उसकी सैलरी हो जाएगी, उसकी पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से आप उसके डाटा मेंबर्स रख सकते हो। अगर आप टीचर का बना रहे हो तो उसके लिए उसका डाटा मेंबर्स आ जाएंगे, तो जो भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हो उस हिसाब से उसके डाटा मेंबर्स आ जाएंगे।
फिर उसके बाद जो डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने का तरीका है वो क्या है, डॉट ऑपरेटर के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया है, इसके हम वेरिएबल आगे डिक्लेयर कर लेते हैं, S1 S2 S3 जो मर्जी हम डिक्लेयर करें, और उस वेरिएबल को यूज करते हुए हम उसके डाटा मेंबर को एक्सेस करेंगे डॉट ऑपरेटर को यूज करते हुए। फिर हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर्स जो है उनके हम अरे भी बना सकते हैं, जिस तरह हम इंटीजर्स या फ्लोट्स की अरे बनाते हैं, इसी तरह ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसकी हम अरे भी बना सकते हैं। ठीक है, और उसका वही तरीका है कि फोर लूप को ही हम यूज करेंगे और उसी से हम सीन करेंगे और इसी तरह हम सी आउट कराएंगे। फिर है यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछने, वरना आगे चलें, अगर क्लियर भी है तब भी बता दें। क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है मेंबर फंक्शंस का, अरे के अंदर मेंबर फंक्शंस। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया कि स्टूडेंट का स्ट्रक्चर है उसमें उसका नाम और मार्क्स। अब ये दोनों चीजें मैंने इनको क्या कहा, ये क्या है, ये डाटा मेंबर्स हैं। ये क्या है, ये डाटा मेंबर्स हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या एट्रीब्यूट्स होती हैं हमारे स्ट्रक्चर की। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं तो उसकी एट्रीब्यूट्स हो जाएंगी, एम्प्लॉय है तो उसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। अब इसी स्ट्रक्चर के अंदर मैं डाटा मेंबर फंक्शंस को भी इंक्लूड कर सकता हूँ। फंक्शन, मेंबर फंक्शन कुछ भी नहीं है, एक फंक्शन ही है, जिस तरह आपने फंक्शंस पढ़े थे। बस फर्क ये है कि वो स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए उनको मेंबर फंक्शंस कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं, स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए इसको डाटा मेंबर्स कहते हैं। इसी तरह आप एक फंक्शन बना रहे हो और वो फंक्शन आपके स्ट्रक्चर के अंदर आप बना रहे हो, तो उसको आप मेंबर फंक्शन कहोगे। मिसाल के तौर पे यही आपने स्टूडेंट का स्ट्रक्चर है, उसके आपने नेम और मार्क्स दो एट्रीब्यूट्स हो गए, डाटा मेंबर्स हो गए। अब तीसरे नंबर पे आपने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले के नाम से। यानी आप चाहते हो कि आप स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराओ, तो उसके लिए आपने एक फंक्शन बना लिया डिस्प्ले के नाम से, और आप उसके अंदर जो भी आप करवाना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप उसका नेम और मार्क्स सी आउट कराना चाह रहे हो, तो वो आपने कोड लिख लिया। अब आप अपने मेन में आए। मेन में आने के बाद आपने क्या किया, उसी तरह आपने स्टूडेंट का जो स्ट्रक्चर था उसका एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर लिया S1। अब उसको आपने वैल्यूज जो है वो असाइन कर दी। लास्ट एग्जांपल में हमने डॉट ऑपरेटर पढ़ा था, एक दूसरा तरीका, अगर आप अपनी स्ट्रक्चर को वैल्यूज असाइन करना चाहते हो तो इस तरह भी आप कर सकते हो, कर्ली ब्रेसेस को यूज करते हुए। ठीक है, एक तो ये तरीका था ना कि S1 डॉट नेम करूँ मैं, और यहाँ पर लिख दूं मैं आगे उसका नाम। दूसरा तरीका और इसी तरह S1 डॉट मार्क्स, और आगे मैं मार्क्स लिख दूं। ठीक है, कहाँ पे एरर आ गया। तो एक तो ये तरीका था मेरे पास ना कि इस तरह मैं स्ट्रक्चर के अंदर जो वैल्यूज है उनको साइन करूं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या करता हूँ कि जो जैसे ही मैंने अपना वेरिएबल S1 डिक्लेयर किया, साथ ही कर्ली ब्रेसिस के अंदर मैंने उसकी वैल्यूज को साइन कर दिया। पहला जो मेरे पास डाटा मेंबर था वो नेम था, तो मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया, और अगला डाटा मेंबर मार्क्स था, तो यहाँ पर मैंने मार्क्स लिख दिया। तो मेरे पास क्या हुआ, मेमोरी में एक S1 नाम का एक वेरिएबल बन गया, जिसके अंदर एक उसका नाम है और एक उसके मार्क्स हैं। अब क्या किया, ये तो सिंपली डाटा मेंबर्स हैं, अगर मैंने इनको एक्सेस करना है तो, अगर मैंने सी आउट कराना है तो मैं कर दूंगा सी आउट S1 डॉट नेम, S1 डॉट मार्क्स। तो ये तो वही चीज़ है जो हम पिछले एग्जांपल में पढ़ चुके हैं। अब मेंबर फंक्शन का क्या काम है, अब मैं उसी तरह S1 डॉट को यूज करते हुए, जिस तरह मैंने डाटा मेंबर्स के लिए किया है, उसी तरह मेंबर फंक्शन के लिए मैं S1 डॉट यूज करूंगा और आगे उस मेंबर फंक्शन का नाम लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने डिस्प्ले फंक्शन बनाया था, तो मैंने उसका नाम लिख दिया, और ये वही चीज़ है जो आप फंक्शन में पढ़ते आए हो, फंक्शन को कॉल करना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डिस्प्ले जो नाम का फंक्शन है उसको मैंने कॉल किया, और आगे मेरे ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस आगे वही जो आप फंक्शन को कॉल करते हुए लगाते हो। अगर कोई आपका यहाँ पर पैरामीटर है, आर्ग्यूमेंट है, तो आप पास कर दोगे, वरना पास नहीं करोगे। ठीक है, और उसके बाद आप सेमीकोलन लगाते होगे। तो ये आपने क्या किया, जो आपका मेंबर फंक्शन था आपने उसे कॉल कर दिया। अब इसको जो है रन करके अगर देखें हम, ये देखें अली और 90 है, यहाँ पर प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हुआ, मैंने सी आउट तो नहीं करवाया, लेकिन मैंने मेंबर फंक्शन को कॉल किया था डिस्प्ले। जब मैंने डिस्प्ले को कॉल किया तो इसने क्या किया, नेम और मार्क्स को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो इस तरह मैं अपनी मर्जी के इस स्टूडेंट के अंदर जितने मर्जी मेंबर फंक्शन बना लूं और उनको इस तरह यहाँ पर डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक बात।
अच्छा, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हम अपने फंक्शन में स्ट्रक्चर को कैसे पास कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से आपने सुनना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि अब आपने अपना एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर अब स्ट्रक्चर को कैसे पास करना है। पहले हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अपने स्ट्रक्चर के अंदर एक मेंबर फंक्शन कैसे बनाना है। अब ये है कि अब एक नॉर्मल फंक्शन है जिससे हम पहले पढ़ते हैं, उसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं। तो वो जो पैरामीटर पास कर रहे हैं तो अब हम उसमें एक स्ट्रक्चर पास करेंगे। मिसाल के तौर पर ये मैंने उसी तरह एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बना लिया, उसका नाम आ गया, उसके मार्क्स आ गए। अब मैंने ये एक फंक्शन बनाया है लेकिन ये मेंबर फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है। अगर मैं इसके अंदर बनाता यहाँ पर, तो उस टाइम ये मेरा मेंबर फंक्शन होता। अब मैंने क्या किया है, ये स्ट्रक्चर से बाहर निकल कर बनाया है, तो एक ये मेरा सिंपल फंक्शन है जिस तरह पहले मैं बनाता आया हूँ। अब मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया स्टूडेंट शो नाम का। ठीक है, उसके अंदर पैरामीटर भी आप ये छोड़ते हैं, अभी हम देखते हैं इसका क्या मतलब है। और इसको भी अब आप छोड़ दें, ठीक है। अब पहले मेन में आ जाएं आप। मेन फंक्शन के अंदर मैंने उसी तरह जिस तरह लास्ट एग्जांपल में किया था, स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर है उसका मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया S1। ठीक है, और उसको मैंने उसका नाम असाइन कर दिया और उसके मैंने मार्क्स असाइन कर दिया। अगर तो मेंबर फंक्शन होता तो यहाँ पर मैं लिखता S1 डॉट शो। लेकिन अभी मेरा मेंबर फंक्शन नहीं है, अभी सिंपल फंक्शन है। तो मैंने S1 डॉट नहीं लिखा, सिंपल जिस तरह फंक्शन को कॉल करते हैं मैंने उसी तरह शो उसका नाम लिखा। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, अब इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर S1 पास कर दिया। मिसाल के तौर पर जब हम पहले फंक्शन बनाते होते थे, फॉर एग्जांपल अभी आप ये स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भूल कर अगर सिंपल मैं शो नाम का फंक्शन बना रहा हूँ, उस ऊपर मैंने क्या किया, इंट A = 5, एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किया। और उस शो के अंदर मैंने ए पास कर दिया। तो क्या हुआ था, ए पे ना पास हुआ था, यानी ए के अंदर जो वैल्यू थी, पास द वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ा था, 5 पास हो गई। और ऊपर उसको रिसीव करने के लिए फंक्शन होना चाहिए void शो। और उस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर होना चाहिए उसकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए ना, जैसे यहाँ पर ए की डाटा टाइप इंट थी, तो यहाँ पर रिसीविंग जो फॉर्मल पैरामीटर है उसकी डाटा टाइप भी इंट होनी चाहिए। और इसके अंदर मैंने सी आउट करा दिया किसको, एक्स को। तो एक सिंपल फंक्शन जो हम पढ़ते आए हैं, ये मैंने उसकी एक एग्जांपल दी है कि किस तरह हम पैरामीटर वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। तो इस केस में मैंने क्या पास किया है, ए पास किया है जो कि इंटीजर डाटा टाइप है। लेकिन अब मैं क्या पास करूं, S1 को पास करूं। S1 भी तो एक मेरा वेरिएबल है ना। लेकिन ये किस डाटा टाइप का वेरिएबल है, ये स्टूडेंट डाटा टाइप का वेरिएबल है। स्टूडेंट जो मैंने अपनी तरफ से डाटा टाइप बनाई थी, जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप था, उसका वेरिएबल S1 है, जो अब मैं फंक्शन के अंदर पास कर रहा हूँ। और फंक्शन के अंदर जब पास कर रहा हूँ तो उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर उसी डाटा टाइप का एक वेरिएबल मौजूद होना चाहिए। लाइक मैंने स्टूडेंट डाटा टाइप का वेरिएबल पास कराया था, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट डाटा टाइप का एक वेरिएबल जो है, फॉर्मल पैरामीटर, वो यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर दूं। यहाँ पर अब स्टूडेंट एस उसी डाटा टाइप का पैरामीटर मौजूद है, फॉर्मल पैरामीटर, और उसने उसको रिसीव कर लिया, जो जो भी चीज यहाँ से मैंने पास की थी S1 में। क्या क्या पास हुआ, एक उसका नाम पास हुआ और एक उसके मार्क्स पास हुए। अब यहाँ पर अंदर आने के बाद फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, चूंकि शो फंक्शन मैंने बनाया था डिस्प्ले करने के लिए, तो मैंने उस स्टूडेंट का जो यहाँ पर एस जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको यूज करते हुए S.name और S.marks, मैंने उसके नेम और मार्क्स है वो प्रिंट कर दिए। इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें, अली और 85। सिंपल उसने क्या किया, उस फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर नेम और मार्क्स पास किए, और यहाँ पर आकर उसने उन दोनों चीजों को प्रिंट कर दिया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बस इसका हमने डिफरेंस याद रखना है कि पहले हमने जो काम किया था वो क्या किया था, कि स्ट्रक्चर के अंदर एक मेंबर फंक्शन बनाया था, वो स्ट्रक्चर का पार्ट था, इसलिए जब मैंने मेन में उसको एक्सेस किया तो डॉट ऑपरेटर को यूज करते हुए किया। ठीक है, और अंदर पैरामीटर कोई पास नहीं किया। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया कि एक सादा फंक्शन है, लेकिन उसके जो अंदर जो पैरामीटर मैं पास कर रहा हूँ, जो आर्गुमेंट मैं पास कर रहा हूँ, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने उठा के पास कर दिया है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कि अरे को कैसे पास करते हैं फंक्शन में।
ये शायद हमने जब अरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें नहीं पढ़ा था, तो अभी ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप देख लें कि जिस तरह अभी हमने स्ट्रक्चर्स को पास किया ना फंक्शन के अंदर, इसी तरह आप अरे को भी पास कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अरे को पास कर सकते हैं तो अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को भी पास कर सकते हैं, क्योंकि अरे ऑफ स्ट्रक्चर भी एक अरे ही है। अब अरे को आप कैसे पास करते हो? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया, उसी तरह स्टूडेंट का उसका नाम है, उसके मार्क्स हैं। मेन में आने के बाद मैंने एक अरे बना ली, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। अब मैंने जब अरे बनाई है तो उसके अंदर मैंने क्या किया, क्योंकि दो एलिमेंट्स हैं, दो आपके पास स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों का डाटा पास किया। आप इस तरह भी कर सकते हो और डॉट ऑपरेटर को भी यूज करके कर सकते हो। डॉट ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे? अब अरे है ना, तो आपके पास जो पहला एलिमेंट है अरे का, आप जीरो यूज करोगे, और डॉट नेम इज इक्वल टू अली, ठीक है। और इसी तरह S0 डॉट मार्क्स इज इक्वल टू 16। तो डॉट ऑपरेटर को यूज करके भी आप कर सकते हो। इसी तरह आप दूसरे स्टूडेंट के लिए आप S1 कर लोगे, तीसरे स्टूडेंट के लिए आप क्या कर लोगे, एस वो S3 कर लो, S2 कर लोगे, इस तरह। एक तो ये तरीका है ना, लेकिन ये थोड़ा लंबा तरीका हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि इस तरह हम जब हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसी टाइम हमने साथ वैल्यूज को भी इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर टू का मतलब है कि दो एलिमेंट्स हैं आपके, दो अरे के। एक एलिमेंट में आपने उसका नाम और आईडी मार्क्स दे दिया, दूसरा एलिमेंट में उसके नाम और मार्क्स दे दिए, तो ये तो वही चीज हो गई। अब आपने क्या किया, ये जो अरे बनाई है इसको आपने फंक्शन के अंदर पास करना है। अब वो कैसे करना है? फंक्शन आपने बनाया था डिस्प्ले नाम का, उसके अंदर आपने जब भी आपने अरे पास करना है, ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपने अरे को पास करना है उसमें दो चीजें पास करनी होती हैं, एक अरे का नाम और एक साथ में अरे का साइज। ये रूल है कि जब भी आपने अरे को पास करना है अपने फंक्शन में, तो आपने दो चीजें पास करनी है, एक अरे का नाम और एक अरे का साइज। यहाँ पर अरे का नाम एस था और जो अरे का साइज था वो टू था, तो ये दोनों चीजें आपने डिस्प्ले नाम के फंक्शन में पास कर दी। और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर रिसीविंग एंड पर जो फॉर्मल पैरामीटर है वहां पर भी जाहिर है दो ही वेरिएबल्स मौजूद होनी चाहिए। तो अरे को रिसीव करने के लिए यहाँ पर भी एक अरे ही होनी चाहिए ना, और उसी डाटा टाइप की अरे होनी चाहिए जिस डाटा टाइप की अरे हमने पास की थी। तो चूंकि हमने स्टूडेंट डाटा टाइप की अरे पास की थी, तो यहाँ पर भी रिसीव करने के लिए स्टूडेंट डाटा टाइप की अरे होनी चाहिए। और दूसरा हमने साइज पास किया था, तो साइज जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, तो उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर इंटीजर डाटा टाइप होनी चाहिए। फंक्शन के आने के बाद मैंने कोई नया काम नहीं किया, जिस तरह मैं सी आउट कराता हूँ अपनी अरे को, मैंने उसी तरह अपनी अरे को सी आउट करा लिया। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि किस तरह मैं अपने फंक्शंस के अंदर अरे को पास कर सकता हूँ, चाहे वो सिंपल अरे है चाहे वो एक स्ट्रक्चर्स की अरे है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई मसला तो नहीं? अच्छा, एक मिनट का हम एक ब्रेक लेते हैं, उतनी देर आप काइंडली अपनी चैट बॉक्स में अपने नाम और आईडीज मेंशन कर दें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मीटिंग में। अमीरा, ईसा और सादिया तीनों आप कर दें। सर इसके बाद आप थोड़ा सा गेट लाइन के बारे में बता देंगे? गेट लाइन तो स्ट्रिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। चलिए इंशाल्लाह मैं देख लेता हूँ, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं अगर टाइम हुआ। अच्छा, अब हमारा जो स्ट्रक्चर से हवाले से लास्ट और इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम
फंक्शन के अंदर जो रिटर्न करते हैं किसी वैल्यू को, तो स्ट्रक्चर को कैसे रिटर्न कर सकते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि फंक्शन के अंदर हमने स्ट्रक्चर को पास किया ना, अब हम रिटर्न भी करते हैं फंक्शन के अंदर वैल्यू को। तो एक तो सिंपल हम इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, हम कोई कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं रिटर्न कर सकते, जैसे वॉइड के केस में हम पढ़ते हैं। तो अब एक ये कॉन्सेप्ट है कि हम अपने फंक्शन के अंदर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रिटर्न कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, उसी तरह एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर लिया स्टूडेंट नाम का, उसके नेम और उसका मार्क्स हो गए। एक मैंने फंक्शन बना लिया, ठीक है, गेट डेटा के नाम से। और उसके अंदर क्या किया कि मैंने एक अभी इसको आप छोड़ दें, जो मैंने फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखी है ना, इसको अभी आप छोड़ दें। फंक्शन का नाम मैंने लिखा गेट डेटा, ठीक है, करली ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया। उसके बाद फंक्शन का स्कोप स्टार्ट हुआ। अब फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, ये जो स्टूडेंट बनाया था इसका एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब उसका वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद मैंने उसका नाम और उसके मार्क्स मैंने दोनों असाइन कर दिए। अब क्या हुआ कि मेमोरी के अंदर एक मेरा स्टूडेंट एस नाम का एक डेट वेरिएबल बन चुका है, सॉरी वेरिएबल बन चुका है, जिसमें क्या है कि एक उसके नाम है और इसके मार्क्स है। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने इस फंक्शन के अंदर बनाया है, इसको मैं रिटर्न कर दूंगा रिटर्न एस के थ्रू। फंक्शन जिस तरह नॉर्मली हम अपना कोई भी चीज, कोई भी वेरिएबल हम रिटर्न करते हैं अपने फंक्शन के अंदर, उसी तरह हम अपने स्ट्रक्चर के अंदर हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रिटर्न कर दिया जो हमने बनाया था। फॉर एग्जांपल एस बनाया था, कोई हमने S1 बनाया होता है, S2 बनाया होता है, कोई भी बनाया होता तो हम रिटर्न कर सकते थे। तो यहाँ पर मैंने एस रिटर्न किया। अब वो वाला कॉन्सेप्ट अब दोबारा अपने जहन में लाएं कि जो चीज हम रिटर्न कर रहे होते हैं तो अपने फंक्शन की रिटर्न टाइप भी वही रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक सम नाम का फंक्शन बनाया है, दो इंटीजर्स का हम सम कर रहे हैं। तो जो हम चीज रिटर्न करें वो इंटीजर है ना, तो रिटर्न टाइप भी इंटीजर होनी चाहिए। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे तो रिटर्न टाइप वॉइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि हम स्ट्रक्चर रिटर्न कर रहे हैं ना, तो इसलिए जो रिटर्न टाइप है वो भी वही डाटा टाइप होनी चाहिए जो चीज हम रिटर्न कर रहे हैं। तो चूंकि हम स्टूडेंट डाटा टाइप का एक वेरिएबल रिटर्न कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर हमने जो रिटर्न टाइप लिखी वो स्टूडेंट की ही लिखी। अब मैं अपने मेन में आया, मेन में आने के बाद ये जो मैंने फंक्शन बनाया था इसको मैंने कॉल किया गेट डेटा। अब आपको पता है फंक्शन है तो फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा मुझे। तो जो चीज रिटर्न करेगा मैंने उसको स्टोर भी तो करना है ना, ठीक है। या तो मैं उसे डायरेक्ट सी आउट करा दूं या मैं उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूं। तो चूंकि अब यहाँ पर रिटर्न होने के बाद जो चीज मुझे मिलेगी वो भी एक स्ट्रक्चर ही रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, रिटर्न में स्ट्रक्चर मिल रहा है ना मुझे, तो इसलिए उस स्ट्रक्चर को स्टोर कराने के लिए फिर से मुझे एक स्ट्रक्चर, सॉरी, उसी स्ट्रक्चर का उसी डाटा टाइप का मुझे यहाँ पर स्ट्रक्चर चाहिए। लाइक मैं स्टूडेंट एस रिटर्न कर रहा था, तो यहाँ पर भी उसी डाटा टाइप का एक S1 वेरिएबल या कोई और नाम का वेरिएबल मौजूद होना चाहिए जो उसको रिसीव करेगा। ठीक है, तो अब किस तरह से प्रोग्राम रन होगा। सबसे पहले मेन में कंट्रोल आएगा, S1 नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, यहाँ पर गेट डेटा नाम का फंक्शन कॉल होगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन में आने के बाद एस नाम का एक दोबारा से स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसका नाम उसके मार्क्स असाइन होंगे और वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होकर वो स्ट्रक्चर दोबारा मेन के अंदर आएगा और वो जो वैल्यूज हैं वो S1 को असाइन हो जाएंगी। और S1 जो है यहाँ पर मैंने उसका नाम और उसके मार्क्स जो है वो प्रिंट कर लिए। इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, अली और 95 दोनों प्रिंट हो गए। इस ये कॉन्सेप्ट किसी को ना समझ आई हो। यहाँ हमारे स्ट्रक्चर्स के जो मेन कॉन्सेप्ट्स है जो आपके आउटलाइन में भी इंक्लूडेड हैं, या जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें डिस्कस कर लिए हैं। एक बार जल्दी से मैं समराइज कर दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने बेसिकली देखा कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, उसका सिंटेक्स क्या होता है। ये अक्सर बच्चे ना यहाँ पर सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं। तो वैसे तो आप कंपाइलर में जब आप करेंगे तब तो वो आपको एरर दे देगा, लेकिन पेपर में चूंकि वो रिटर्न होता है तो इसलिए वो मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लेते हैं अक्सर। तो ये आपने सेमीकोलन ही बोलना, ठीक है, तो यहाँ पर आपने लगाना है। फिर हमने ये देखा कि स्ट्रक्चर का जो डेटा मेंबर्स है उनको हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करते हैं। फिर हमने ये चीज़ देखी कि अगर हमने स्ट्रक्चर जो है वो उसकी अरे बनानी है तो वो कैसे हम बना सकते हैं। फिर हमने देखा कि स्ट्रक्चर्स में मेंबर डेटा मेंबर्स के साथ साथ हम मेंबर फंक्शन भी बना सकते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर मैंने मेंबर फंक्शन बनाए, उसको जब हमने एक्सेस करना है तो उसी तरह डॉट ऑपरेटर के थ्रू करेंगे।
फिर हमने ये डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर को कैसे आप अपने अपने फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल हमने फंक्शन बनाया और उसको मैंने अपने स्ट्रक्चर के अंदर पास कर लिया। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि हम किस तरह से अब अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स पास कर सकते हैं फंक्शन में। एक सिंपल स्ट्रक्चर कैसे पास करते हैं और पूरी की पूरी अरे कैसे पास करते हैं। अरे को पास करने के लिए हमने देखा कि दो वेरिएबल हम पास करते हैं, एक पूरी की पूरी अरे पास करते हैं और दूसरा उसका साइज पास कर रहे होते हैं। और फिर हमने यहाँ पर देखा कि लास्ट हमने कॉन्सेप्ट ये देखा कि कैसे हम अपने फंक्शन की जो रिटर्न है उस स्ट्रक्चर कैसे रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ तक कोई मसला, किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो, मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। और बाकी मीटिंग का टाइम भी एंड होने लगा है। किसने सवाल किया था गेट लाइन के हवाले से, वो या तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे या आप मुझसे फिर व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हमारा मेन जो नेक्स्ट सेशन का टॉपिक होगा फंक्शंस के हवाले से होगा। रिकर्सिव फंक्शन जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक प्रोबेबली, इंशाल्लाह हम उसको रख लेंगे। ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मीटिंग एंड होने लगी, आप लीव कर सकते हैं सब। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।